वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द रूल बुक। हम पढ़ रहे हैं CCS लीव रूल्स 1972। इसके हम बहुत सारे लेक्चर पहले कर चुके हैं जिनको प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं कि LTC के साथ कितनी EL को इनकैश किया जा सकता है, यानी कितनी छुट्टियों को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम LTC लेते हैं। तो ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी परमिटेड टू इनकैश अर्नड लीव अप टू 10 days एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन वाइल इन सर्विस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब वो LTC अवेल करता है तो उस टाइम पर वो इनकैश कर सकता है अपनी EL को, और वो EL एक बार में 10 days की हो सकती हैं। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब LTC पर जाता है तो LTC पर जाने के साथ साथ में जितने दिन की छुट्टियां वो लेकर के जा रहा है वो तो उसके अकाउंट से कटेंगी ही कटेंगी, उनके साथ साथ वो अपनी 10 days EL को इनकैश करवा सकता है। यानी कि उतने छुट्टियों के बदले में वो पैसा ले सकता है। मैक्सिमम 10 days एट ए टाइम की यहाँ पर बात हो रही है। उसकी इच्छा है कि वो चाहे तो 10 से कम भी ले सकता है और वो चाहे तो 10 तक ले सकता है। ए बैलेंस ऑफ एट लीस्ट 30 days ऑफ अर्नड लीव इज अवेलेबल टू हिज क्रेडिट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट the period of encashment as well as leave being availed of। यानी कि कोई कर्मचारी जब अपनी LTC अवेल करता है, LTC के साथ जब वो लीव इनकैशमेंट कराना चाह रहा है अपनी EL को, तो आपको ये याद रखना है कि वो जितने दिन की छुट्टियां ले रहा है वो छुट्टियां काउंट करके, उसके बाद वो जितने दिन की EL इनकैश करवा रहा है उनको भी काउंट करके जब उसके अकाउंट से माइनस कर दिया जाएगा तो माइनस होने के बाद में उसके अकाउंट में मिनिमम 30 days की EL बैलेंस होनी चाहिए, तभी वो अपनी EL इनकैश कर सकता है। अदरवाइज़ वो अपनी EL को इनकैश नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो किसी एम्प्लॉई के अकाउंट में 36 days की EL हैं और वो जा रहा है LTC पर। तो मानो उसने LTC के लिए तो उसने CL लिया है या वैसे कोई वैकेशन आ रही है, तो उसे क्या करना है, उसके अकाउंट में EL इनकैश होने के बाद में मिनिमम 30 days रहने चाहिए। अभी उसके पास 36 हैं, यानी कि वो यहाँ पर 10 days इनकैश नहीं कर सकता, वो केवल 6 दिन इनकैश कर सकता है। क्योंकि जब 36 में से 6 days को माइनस कर देंगे तो उसके अकाउंट में 30 days की EL बचेंगी। यानी कि 30 days EL तो बैलेंस रहनी ही रहनी चाहिए। जितनी 30 से ऊपर हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट मैक्सिमम 10 days एट ए टाइम, तब जाकर उसको लीव इनकैशमेंट मिल सकता है। यानी कि 10 दिन की अगर वो लेना चाह रहा है तो उसके अकाउंट में कम से कम 40 EL होनी चाहिए, तब जाकर के वो 10 दिन की EL इनकैश कर सकता है। The total leave so encashed during the entire career does not exceed 60 days in the aggregate। यानी कि जो वो 10-10 दिन की एक बार में EL लेता है, इनकैश करवाता है अपनी LTC के साथ में, तो ये इनकैशमेंट पूरे कैरियर में टोटल 60 days का ही हो सकता है कुल मिलाकर के। यानी कि अगर वो हर बार 10-10 लेता है तो वो 6 बार इनकैश करवा सकता है। 10 × 6 = 60। अगर वो ब्रेक कर कर के लेता है, यानी 10 days पूरे नहीं लेता, तो चाहे जितने भी बार ले, लेकिन मैक्सिमम 60 days ही वो अवेल कर सकता है इनकैशमेंट के अपने पूरे करियर के दौरान LTC के साथ में। The cash equivalent for encashment of leave under sub-rule 1 shall be calculated as follows। तो अब जो वो लीव इनकैशमेंट करेगा, EL को इनकैश करेगा, तो उसके लिए क्या रूल होगा, क्या फॉर्मूला अपनाया जाएगा। जिस दिन से वो अपना LTC अवेल कर रहा है उस टाइम पर
उसका बेसिक पे क्या है, बेसिक पे के ऊपर उसको कितना डीए मिल रहा है, उन दोनों चीज़ों को मिला करके 30 से डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने के बाद वो कितने दिन की ईएल ले रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो अगर वो 10 डेज़ की ले रहा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 डेज से। अगर वो 10 डेज़ की ना लेकर के वो ले रहा है 5 डेज़ की तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 डेज से। अगर वो 7 डेज़ की ले रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 डेज से। मैक्सिमम ईएल एट ए टाइम दैट कैन बी 10 डेज़। आपको याद रखना है कि एक बार जो यहाँ पर जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज़ ही हो सकता है। 10 डेज से ऊपर वो एक बार में लीव इनकैशमेंट नहीं करवा सकता। नो हाउस रेंट अलाउंस शैल बी इंक्लूडेड इन द कैश इक्विवेलेंट। ये हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि जो उसको एलटीसी के टाइम पर ईएल इनकैशमेंट मिलेगा उसमें केवल और केवल उसकी दो चीज़ें आएंगी। पहली होगी उसकी बेसिक, और बेसिक के ऊपर उसको मिलेगा अपना डीए। वो ये केवल दो चीज़ें ही अवेल कर सकता है। द पीरियड ऑफ अर्नड लीव इनकैश्ड शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द क्वांटम ऑफ लीव दैट कैन नॉर्मली बी इनकैश्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखो अगर आपको रूल याद हो, हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था कि एक एम्प्लॉई 300 डेज़ की लीव इनकैशमेंट कर सकता है अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे। तो ये जो 10-10 करके या पूरे करियर में वो जो 60 डेज़ की वो लीव इनकैशमेंट करेगा उनको उन 300 में से माइनस नहीं किया जाएगा, यानी कि वो 300 अलग रहेंगी और ये 60 डेज़ की ईएल इनकैशमेंट अलग रहेगा। यानी पूरे करियर में 60 डेज़ की ईएल इनकैशमेंट हो गई आपकी एलटीसी के साथ में, प्लस 300 डेज़ की आपकी हो गई रिटायरमेंट के टाइम पर। यानी कि पूरे करियर में आप टोटल मिला करके 360 डेज़ को इनकैशमेंट करवा सकते हो। लेकिन इन दोनों में मिक्स मत हो जाना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये 60 डेज़ की हैं एलटीसी के साथ में और ये 300 डेज़ की हैं रिटायरमेंट के टाइम पर या रेजिग्नेशन के टाइम पर, जो भी आपका केस है। If the government servant fails to avail the leave travel concession within the time prescribed under the CCS Service Leave Travel Concession Rules 1988, then he shall be required to refund the entire amount of leave so encashed along with interest at the rate of 2% above the rate of interest allowed by the government as applicable to provident fund balances, and shall also be entitled for credit back of leave so debited for leave encashment। देखो इस केस में क्या हो रहा है कि किसी एम्प्लॉय ने लीव इनकैशमेंट लिया एलटीसी पर जाने के लिए, लेकिन किसी भी कारणवश दिए गए टाइम पीरियड के अंदर वो अपनी एलटीसी पर नहीं जा पाया। जहां उसको एलटीसी पर जाना था किसी कारण से वो एलटीसी पर नहीं गया, तो अब उसे करना क्या होगा, उसने जितना अमाउंट इनकैश करवाया है वो अमाउंट उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा, पूरी की पूरी अमाउंट। अगर उसने 10 डेज़ का लिया है तो 10 डेज़ का अमाउंट उसे रिटर्न करना पड़ेगा, 5 डेज़ का लिया है तो 5 डेज़ का। कहने की बात है जितने भी दिन का इनकैशमेंट करवाया है ईएल का वो उसे रिफ़ंड करना पड़ेगा। और उस अमाउंट के साथ साथ में उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, उस टाइम पर जो प्रोविडेंट फंड्स में, जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं उनको जीपीएफ स्कीम में कवर्ड हैं, अभी कुछ एम्प्लॉयज़ का पीपीएफ चलता है या पीएफ चलता है, तो उसके ऊपर उस टाइम पर जितना गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट पे कर रही है, सपोज़ जीपीएफ पर इंटरेस्ट रेट 7% चल रहा है उस टाइम पर, तो उसको उस 7% से भी 2% हाइयर रेट देना पड़ेगा, यानी उसे 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को वापस। और उसके बाद क्या होगा, अब जितने दिन का उसने इनकैश करवाया था वो तो उसने विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को वापस लौटा दिया, तो जितने दिन का इनकैश हुआ था वो उसकी ईएल उसके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दी जाएंगी। सपोज़ अगर उसने 7 डेज़ का करवाया था तो
तो जब वो अपनी पेमेंट विद इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट रेट पीएफ से 2% ज़्यादा होने वाली है, जब वो उस अमाउंट को रिफ़ंड कर देगा गवर्नमेंट को, तो उसके वो 7 डेज़ उसके लीव अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये था वीडियो जिसमें हमने जाना कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी एलटीसी के साथ में कितने डेज का लीव इनकैशमेंट ईएल का करवा सकता है, कौन कौन से अन्य नियम उसके ऊपर लागू होते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।